हाँ जी, कल हमने जो बात की थी, कल हम जो भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की बात कर रहे थे, उसमें हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने जो दूसरा सेगमेंट था वो पढ़ा था कि भारत का मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश, ठीक है, जिसमें मैदानी प्रदेश आता है। उस मैदानी प्रदेश में हमने बात की थी सिंधु सतलज के मैदान की। सिंधु सतलज के मैदान में हमने जो थी 6 बड़ी नदियां उनकी बात की थी। सब पहले ये सब संदेह कहलाती थी, इनमें से एक सरस्वती नदी विलुप्त होने की वजह से हम फिर उसके बाद बात करते हैं कि 6 नदियों की, जिसमें सिंधु नदी थी, झेलम नदी थी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। इन नदियों की हमने बात की थी कि कहाँ से निकलती है और इनका क्षेत्र कौन कौन सा है, किस क्षेत्र में बहती है और कहाँ कहाँ पर जाती है। उसके बाद हमने दूसरा जो पॉइंट था वो बात की थी गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। हमने ये चित्र भी देख लिए थे। उसके बाद की आगे की बात करते हैं हम। ये गंगा की जो सहायक नदियां थी उनकी बातचीत हो गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, हमने यहाँ तक बात की थी कि गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां आकर मिलती है और कहाँ पर ये जाकर गिरती है, बाद में इसका नाम क्या हो जाता है बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले। हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन बोल रहे हैं? अभी बात नहीं कर सकता, अभी क्लास चल रही है मेरी। तो हमने कल ये बात की थी गंगा नदी के बारे में। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि गंगा नदी के हमने प्रवाह अपवाह क्षेत्र की बात करी कि वो उत्तराखंड से लेकर और फिर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ भाग राजस्थान का, कुछ भाग हरियाणा, पंजाब का, ये भाग इसके अंदर सम्मिलित है। तो हमने उन क्षेत्रों की बात करी जहां जहां गंगा से संबंधित नदियां बहती है, उसी की सहायक नदियां बहती है, जैसे यमुना हुई, गोमती हुई, घाघरा हुई, गंडक हुई, ये जितनी भी कोसी नदी हुई, ये जितनी सारी नदियां थी ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इनकी हमने बात की थी। इनके किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं उनकी हमने बात की थी। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें 4 शब्द आते हैं। शब्दों को समझिएगा, अगर शब्द आपको समझ में आ गए तो ये चारों जो गंगा की जो क्षेत्र है बड़ी आसानी से समझ में आएगा। शब्द में मैं शब्दों की बात करता हूं तो 4 शब्द आपके आएंगे। पहला आएगा भाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश, फिर बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। यह आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, भाबर और तराई प्रदेश। देखिए, पहले मैं भाबर की बात करता हूं कि भाबर प्रदेश होता क्या है। जब नदियां निकलती है ग्लेशियरों से, तो ग्लेशियर से निकलने के साथ साथ बर्फ का जो पानी पिघलता है वो अपने साथ साथ पहाड़ों से, पर्वतों, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है उनको अपने साथ बहा कर लाता है। और उनको अपने साथ बहाते बहाते वो पहाड़ों के या पर्वतों के जो तल वाला भाग है, जो पेंदे वाला भाग है, वहां तक उनको ले आता है। जो पर्वत पदीय जो भाग है वहां पर लागे इन निक्षेपों को वो जमा कर देता है, जिसके कारण वहां पर बड़े बड़े पत्थरों के या छोटे छोटे बड़े पत्थरों के क्या जमाव हो जाते हैं। इस वजह से जो ग्लेशियर से पानी पिघल कर आता है वो पानी दिखाई नहीं देता है, वो उन पत्थरों के नीचे से होकर बहता है। नीचे से होकर बहने के कारण यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है। इस प्रदेश को, ये 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में ये जो क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है भाबर। तो भाबर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर नदियां अपना जल लाती है। जल के साथ में वो जो है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या बड़े पत्थर बहाकर लाती है, उनको पर्वत के पर्वत तलीय पदों में जमा कर देती है, जिसे कहा जाता है भाबर प्रदेश। और इसकी जो दूरी है वो होती है 10 से 15 किलोमीटर रेंज तक इसकी दूरी होती है। इसे भाबर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो 10 से 15 किलोमीटर के बाद आगे का जो 15 किलोमीटर का दायरा है उसकी बात करते हैं। वहां पर ये पानी वापस बाहर निकलता है, जहां पर ये कंकड़ पत्थरों का जमाव बंद हो जाता है वहां से ये पानी वापस ऊपर निकलता है। और ऊपर निकलने के
बाद ये जो इसका बहाव धीमे क्षेत्र में होता है, इस कारण से वहां पर दलदली क्षेत्र बन जाता है, तो काफी घास उगती है, जंगली जानवर उस क्षेत्र में रहते हैं। उस क्षेत्र को जो 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है तराई प्रदेश, जहां पर कंकर पत्थर जमे हुए हैं और पानी उन कंकर पत्थरों के नीचे से बहता है, उसे भाबर प्रदेश कहा जाता है। और जहां पर ये पानी वापिस से धरातल पर आता है और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है, जहां पर वनस्पति उगती है और जानवर वगैरह रहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश कहा जाता है, जो कि 15 आगे के 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये रहते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये दो शब्द आपने समझे कि भाबर प्रदेश क्या है, तराई प्रदेश क्या है, ठीक है। उसके बाद ये भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश में जल की मात्रा सर्वाधिक मिलेगी, क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें कि मानसून जो सक्रिय होता है, तो मानसून पर्वतों से टकराकर इन क्षेत्रों में बारिश भी सर्वाधिक मात्रा में करता है, इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में पानी की जो है अधिकता मिलती है भाबर और तराई क्षेत्र में। फिर हम बात करते हैं, दो नए शब्द आएंगे आपके, बांगर और खादर। दोनों शब्दों को समझिए कि जब हमने अभी बात करी कि भाबर और तराई प्रदेश, वहां से जब पानी फिर निचले इलाकों में आता है कि मैदानी भागों में जब वो पानी आता है, तो मैदानी भागों में पानी आने के साथ साथ वो मिट्टी के छोटे छोटे कण अपने साथ बहा कर लाता है। उन मिट्टी के कणों को वो अपने तटीय प्रदेशों में जमा करता रहता है पानी, यानी कि जो नदी बहती है वो अपने तटीय क्षेत्रों में उस मिट्टी के कणों को जमा करती रहती है। जब उसमें बाढ़ आती है तो मिट्टी के कण चारों तरफ फैल जाते हैं। तो जो बांगर है, जो पुरानी मिट्टी का प्रदेश, यानी कि मान लीजिए कोई नदी बह रही है और नदी बहते बहते अपने तटीय क्षेत्रों में मिट्टी को जमा कर देती है। अब वो मिट्टी पुरानी हो चुकी है, साल 2 साल 5 साल पुरानी हो चुकी है, तो वो जो पुरानी मिट्टी वाला प्रदेश है, उस प्रदेश को कहा जाता है बांगर प्रदेश। जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है उसे कहा जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। जबकि वर्तमान समय में जब नदी बह रही है, उसके साथ में जो साथ में मिट्टी के कण जो बहकर आते हैं, छोटे छोटे कण, वो जब अपने तटीय क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, तो जमा होने के फल स्वरूप नई जो मिट्टी का निर्माण होता है, उस मिट्टी को कहा जाता है खादर प्रदेश। यानी कि नई मिट्टी के जलोढ़ जमाव को कहा जाता है खादर, और पुरानी मिट्टी के जलोढ़ जमाव को कहा जाता है बांगर। ये 4 शब्द थे, भाबर, तराई, बांगर, खादर। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इनके ऊपर आपके छोटे प्रश्न भी आते हैं। भाबर प्रदेश जहां पर पत्थरों का जमाव है, नदी उसके नीचे से बह रही है। तराई प्रदेश जहां पानी वापस ऊपर आता है और ऊपर आने के पश्चात दलदली क्षेत्र बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बांगर प्रदेश की। पुरानी जलोढ़ मृदा के प्रदेश को बांगर प्रदेश कहा जाता है और नई मृदा के जलोढ़ प्रदेश को खादर प्रदेश कहा जाता है। ये हमारे जो 4 गंगा नदी के जो अपवा क्षेत्र से संबंधित 4 शब्द थे, उनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, अब गंगा नदी के बारे में जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि गंगा नदी को सन 2009 में राष्ट्रीय जो नदी घोषित किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही थी। तो उस प्रदूषण को कम करने के पर्पज से उसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और उसके अंदर जो जलीय जीव था उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो फिर उसके बाद में भारत सरकार द्वारा 2014 के अंदर एक नमामि गंगे परियोजना स्टार्ट की गई। तो नमामि गंगे परियोजना इस गंगा नदी को साफ करने से संबंधित थी, क्योंकि नदी में जो गंदगी की मात्रा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमें जो सिंचाई का जो जल है या पीने के लिए जो जल है उसकी आवश्यकता होती थी, तो प्रदूषित होता जा रहा था। तो वो 2014 में जो नमामि गंगे परियोजना चलाई गई, उसकी वजह से फिर इसकी सफाई की गई। ये आपके था हमारा जो दूसरा पॉइंट था। हमने बात करी कि मध्यवर्ती मैदानी भाग में सबसे पहला बात की थी सिंधु सतलज के मैदानी प्रदेश की। दूसरा हमारे था गंगा नदी से संबंधित मैदानी प्रदेश। अब हमारे जो तीसरा आता है वो आता है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ध्यान दीजिएगा कि 3 ही बड़ी नदियां हैं जो हमारे देश में जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो पठारी नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ये हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां हैं और ये मैदानी भागों में बहकर और वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर कर उसका जमाव कर कर और बड़े मैदान का निर्माण करती है, जिसकी वजह से इन 3 नदियों के कारण इस पूरे प्रदेश को मैदानी प्रदेश कहा जाता है। सिंधु सतलज वाला मैदान, फिर गंगा नदी का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। अब इसे कहने को हम ये कहेंगे कि साहब भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लेकिन
अगर अपवाह के दृष्टिकोण से कहा जाए तो जो है हम बात करते हैं गंगा नदी, वो विस्तृत है, जबकि लंबाई के दृष्टिकोण से ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी है। लेकिन इसकी भारत में जो लंबाई है इसकी कम है। अगर संपूर्ण लंबाई देखी जाए तो 2900 किलोमीटर लंबी है। इसका कुछ भाग जो है तिब्बत क्षेत्र में आता है और कुछ भाग इसका भारत क्षेत्र में आता है। तो 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की जो सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के ज्यादातर, देखिए ज्यादातर नदियां कहाँ से निकल रही है, कैलाश पर्वत से निकल रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी कैलाश पर्वत से निकल रही है और वो कहाँ से निकल रही है, चोमोलुंगडुंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम है, इस ग्लेशियर से निकलती है। और वहां पर जहां से निकलती है वहां पर इसका नाम है यारलांग शांगपो। ये नाम ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का ये जो नाम है यारलांग शांगपो, ये वहां से निकलते टाइम इसका नाम ये रहता है, फिर उसके नाम से बहती है। भारत में जो है ये अरुणाचल प्रदेश है वहां से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग, इस नदी को ब्रह्मपुत्र न कहकर क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। तथा असम में जो इस नदी का वास्तविक नाम वो आके ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, तिब्बत में इसको यारलांग शांगपो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है और असम के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे जब ये नदी असम से आगे जब बढ़ती है तो बांग्लादेश में प्रवेश के साथ इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है। जैसे गंगा नदी का नाम पद्मा हुआ था, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके जो बांग्लादेश में जब ये नदी बहकर जाती है, उसके बाद भारत से जो आने वाली जो नदियां हैं, जिसमें तीस्ता है, पद्मा जिसे हम गंगा कहते हैं, और बराक नदी है, ये तीन नदियां जो आपस में इससे मिल जाती है। और इनके मिलने के बाद इस जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो जमुना हुआ था, जमुना के बाद इसका नाम हो जाता मेघना। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर नाम इसका जमुना हो जाता है। फिर जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें तीन नदियां और आके मिलती है, तीस्ता, पद्मा और बराक। जब ये तीनों नदियां इसमें आकर मिल जाती है तो यहाँ से इसका नाम जो है वो हो जाता है मेघना। मेघना नाम से फिर ये बहकर आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये साहब हमने बात करी ब्रह्मपुत्र नदी की कि कहाँ से निकलती है, कहाँ पे इसका क्या नाम है, असम में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बांग्लादेश में क्या नाम है और बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले इसका क्या नाम हो जाता है। अब इसमें एक खास बात है कि इसके ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें जो अन्य सहायक नदियां जो गिरती है उनके नाम है साहब बासमती है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, सुवर्णश्री है, संकोश है, कपिला है। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में से मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी, एक खास बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आसाम में एक द्वीप का निर्माण करती है, मिट्टी निर्मित द्वीप का। अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है ब्रह्मपुत्र नदी, उस मिट्टी से एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे मांजुली द्वीप कहा गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है और संपूर्ण पूरी तरीके से क्या है, ये मिट्टी का द्वीप है। जो नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाई है उसकी वजह से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। और वर्तमान अवस्था में अगर देखा जाए तो ये द्वीप बिल्कुल घटकर छोटा सा रह गया है। अब धीरे धीरे ये जो द्वीप की बात करते हैं ये अपना स्थान परिवर्तित करता था। जैसे हम रेत की बात करते हैं कि साहब हवा चलने के साथ रेत के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये मांजुली द्वीप था कि साहब वर्तमान शुरुआत में जब इसमें कम मात्रा में मृदा थी, मिट्टी थी, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती रहती थी हर सीजन में। क्योंकि जब पानी का बहाव होता था तो वो उसको बहा कर ले जाती, मिट्टी तो थी, और जब पानी का बहाव कम होता तो वो मिट्टी का जो द्वीप है वो दिखाई देता। तो ये था साहब मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेघना, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले कहलाती है, और हुगली जो गंगा नदी का उसमें नाम है पश्चिम बंगाल में, उसके आधार पर इन दोनों नदियों से जो है सुंदरवन का डेल्टा बना है। सुंदरवन का डेल्टा का मतलब है कि आसपास का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष उगता है, जिसकी न तो जड़ों का पता लगता है, न तने का, न शाखा का पता लगता है, क्योंकि वो पानी में उगता है और पानी में चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि साहब इसकी जड़ें कौन सी, इसका तना कौन सा है। तो उस सुंदरी वन की वजह से इस पूरे डेल्टाई प्रदेश को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हम इसके विस्तार की बात करें तो साहब इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल जो कि भारत में है तथा बांग्लादेश दोनों को मिलाकर है इसका डेल्टा का विस्तार। तो यह डेल्टा जो सुंदरी वृक्ष के मैंग्रोव वनों के लिए तथा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है।
देखिए इस डेल्टा में एक तो सुंदरी वृक्ष है ही, तो सुंदरी वृक्ष के जो वन है उनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। सुंदरी नाम से तो वृक्ष है, लेकिन उन जो वृक्षों से जो वनों का निर्माण हुआ है उसे कहा गया है मैंग्रोव वन, ठीक है। और यहाँ पर एक तो ये इन वनों की वजह से फेमस है डेल्टाई क्षेत्र। दूसरा यहाँ पर कि रॉयल बंगाल टाइगर, जो टाइगर है यहाँ पर, वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं इस क्षेत्र में, तो उसके नाम से जाना जाता है ये। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे देखिए असम के दो बड़े शहर बसे हुए हैं, एक तो गुवाहाटी और एक इसकी राजधानी दिसपुर, दोनों ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब आपकी जो है इसमें तीन चीजें आती है कि राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। एक तो होता है कि समुद्री जलमार्ग, ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय जलमार्ग। तो समुद्री जलमार्ग तो जो समुद्र के अंदर जो जलमार्ग होता है, जो एक पाथ होता है, उसे कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग जो नदियों में जो नावें चलती है उसके द्वारा निर्धारित है कि साहब इसे राष्ट्रीय जलमार्ग। तो भारत ने ऐसे 6 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर रखे हैं। उनमें से जो हम पहले की बात करते हैं कि गंगा नदी का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक का जो एरिया है जिसमें ये गंगा नदी बहती है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो सदिया से धुबरी, जगह का नाम है ये, सदिया से लेकर धुबरी जो कि असम में है, वहां तक का जो एरिया है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहा गया। इन्हीं राष्ट्रीय जलमार्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पानी काफी गहराई में है और नावें बड़ी आसानी से चल सकती है, बड़ी नावें भी आसानी से चल सकती है, इसलिए इनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है कि आवागमन के लिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नावों का संचालन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें फिर इसी इलाके में बात करते हैं, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो कि भागा से लखीमपुर असम में ही है, जो भागा जगह नाम है, लखीमपुर वहां तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 है। ये 3 जो है इस क्षेत्र के जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये आपका इस पीडीएफ में था। अब मैं दूसरी पीडीएफ ओपन करता हूं आपके। जी आपको ये दूसरी अब जो पीडीएफ है दिखाई दी हुई है। हमारा जो दूसरा पार्ट था मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश वाला भाग, वो खत्म हो गया है। उसके अंदर हमने 3 नदियों की, 3 बड़ी नदियों की बात करी। पहली बात करी थी हमने सिंधु सतलज की, दूसरी बात करी थी गंगा नदी की, और तीसरी हमने ब्रह्मपुत्र नदी की। ये 3 नदियों के पूरे स्वरूप को मिलाकर क्या जो है मैदानी भाग बनता है, उसकी हमने बात की थी। अब आगे बात करते हैं तीसरा सेगमेंट। पहला सेगमेंट उत्तर के पर्वतीय प्रदेश भारत के हमने वो पढ़े थे। दूसरा सेगमेंट हमने जो मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश थे या बड़े मैदानी प्रदेश थे उनकी बात करी थी। अब जो तीसरा सेगमेंट है हमारा, इसमें बात करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है वो काफी विस्तृत है। अब इसमें हम कुछ पहाड़ों की, पर्वत श्रृंखलाओं की, पठारों की, इन सब की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो मध्यवर्ती भाग में जो पर्वत पठार है वो भी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही भाग है। देखिए हम इसकी बात करते हैं कि साहब जो मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार जो बना वो बना गोंडवाना लैंड से। हम बात करते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भाग थे, स्थल खंड थे। तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड से बना वो एक लावा युक्त मिट्टी है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बनी, जिसके कारण ये गोंडवाना लैंड की भूमि काली मिट्टी के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें कौन कौन से पहाड़ी पठारी प्रदेश आते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला वैसे तो एक स्वतंत्र पर्वतमाला है, ठीक है, काफी प्राचीन है, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला का जो हम बात करते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, वो जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आता है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र हुआ, हम सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र हुआ, जो करौली, बारा और ये झालावाड़, ये वाला जो क्षेत्र हुआ, जो इस क्षेत्र में जो अरावली पर्वत श्रृंखला थोड़ी बहुत मात्रा में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो कुछ भाग भीलवाड़ा में भी है,
कुछ भाग चित्तौड़गढ़ में है और कुछ भाग सवाई माधोपुर में है, ये है। बाकी जो झालावाड़ बारां की हम बात करते हैं वहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वतमाला का कुछ भाग ही जो है दक्षिणी प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का भाग है, जिसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर वाला जिला आता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि अरावली पर्वत जो माला है साहब, इसका निर्माण कब हुआ? 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ वो 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। और अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। वर्तमान में इसकी जो हम बात करते हैं कि ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई वो 1050-70 मीटर के लगभग रह गई है। जब ये प्राचीन समय में जब इसका उद्भव हुआ था उस समय ये लगभग जो हम बात करें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई तक था, लेकिन धीरे धीरे जो काट छांट होने की वजह से ये वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 1070 या 80 मीटर के आसपास रह गई है। अब इसमें एक आपसे जो सीनियर ग्रुप था उस ग्रुप में जब पेपर हुआ था एग्जाम का, उसमें एक प्रश्न आया था कि इसमें देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा कि निर्माण की प्रक्रिया में यह एक वलित पर्वत है, जबकि अवस्था के आधार पर यह एक अवशिष्ट पर्वत है। प्रश्न ये आया था कि साहब अरावली पर्वत श्रृंखला है या अरावली पर्वतमाला है, ये प्रश्न आया था। वहां पे लिखा हुआ था वलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, दोनों ही ऑप्शन थे। तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों ही ऑप्शन सही थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने कंडीशन क्लियर नहीं करी कि ये साहब निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पूछ रहा है या अवस्था की आधार पूछ रहा है। हम निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर बात करें तो साहब यहाँ पर जो 33 सागर था उसमें वलन पड़े और वलन के फलस्वरूप ये एक वलित पर्वत बना। और अवस्था के आधार पर बात करें तो वर्तमान समय में इसकी कैसी अवस्था है, तो ये एक अवशिष्ट पर्वत रह गया है। घिस घिस कर क्या रह गया, इससे अवशेष रह गए, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत कहा गया है। अब अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। बात ये नहीं कि अरावली पर्वतमाला का जो है सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि संपूर्ण मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर है। भारत को अगर 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि उत्तर का भाग, मध्य का भाग और दक्षिण का भाग, तो जो संपूर्ण मध्य भारत का जो है, जो कह सकते हैं वो सर्वोच्च शिखर कौन है, वो है गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल जो पर्वत की बात करते हैं, इसका निर्माण भी जो है कैम्ब्रियन युग में हुआ था, लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला के 15 करोड़ वर्ष बाद हुआ इसका निर्माण। ठीक है, विंध्याचल पर्वत भी क्या है, निर्माण की प्रक्रिया में एक वलित पर्वत है और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, देखिए इसका जो विस्तार है विंध्याचल पर्वत का वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है, यूपी है, एमपी है और बिहार के जो है साखाराम, एक जगह का नाम है साखाराम, वहां तक इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत का। एमपी यूपी पूरा कवर होता है और चित्तौड़ वाला जो भाग है, चित्तौड़ से नीचे आप झालावाड़, बारां, ये वाला जो क्षेत्र है, जो हम बात करते हैं अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ मिलती है, तो वो चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, झालावाड़ में, बारां में, इन क्षेत्रों में आकर यहाँ पर मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये अरावली पर्वतमाला है या विंध्याचल पर्वतमाला है। इनका पता कब लगाया जाता है, जब इनकी चट्टानों की अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है कि साहब ये चट्टानें कौन से काल में बनी हैं। दोनों चट्टानें अलग अलग काल की है, जिसकी वजह से इनकी धातुओं का पता लगता है और उसी के फलस्वरूप हम इनको अलग अलग कर पाते हैं कि अरावली पर्वतमाला में कौन से पर्वत आते हैं और विंध्याचल पर्वतमाला में कौन से पर्वत आते हैं। तो ये तो थी साहब ये कहाँ कहाँ विस्तृत है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो विंध्याचल पर्वत है, देखिए अरावली पर्वत माला है जो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो अधात्विक खनिजों और हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अधात्विक खनिज जितने भी जिनमें धातु नहीं पाई जाती है वो सारे खनिज विंध्याचल पर्वतमाला में मिलेंगे, जबकि धातु वाले जितने भी खनिज है वो अरावली पर्वतमाला में मिलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य भारत में जो विंध्याचल पर्वत है इसका कौन कौन सा हिस्सा है। देखिए बाड़मेर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां या ग्वालियर की पहाड़ियां, ये किसका है, ये विंध्यन कगार का या विंध्याचल पर्वतमाला का ही हिस्सा है। कौन कौन सी, बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ और ग्वालियर की पहाड़ियां। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि पारसनाथ जो है इसका एक प्रमुख शिखर है खनिजों की दृष्टि से। अब खनिजों की दृष्टि से अभी जैसे मैं बात कर रहा था, तो उससे हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला है वो धारवाड़ समूह से संबंधित है, यानी कि धात्विक खनिज मिलते हैं। जितने भी धारवाड़ समूह से संबंधित
जो पर्वत है उन पर्वतों में धात्विक खनिज मिलते हैं। तो अरावली पर्वतमाला भी उन्हीं में से एक है कि यहाँ भी धात्विक खनिजों की प्रचुरता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विंध्याचल जो पर्वत है वो विंध्यन समूह से संबंधित होने के कारण यहाँ पर अधात्विक खनिज मिलते हैं। अरावली के अंदर धारवाड़ समूह से संबंधित होने के कारण धात्विक खनिज मिलते हैं, जबकि विंध्याचल पर्वत में विंध्यन समूह से संबंधित होने के कारण अधात्विक खनिज मिलते हैं। ये तो हमने बात करी किसकी, अरावली पर्वतमाला की और विंध्याचल पर्वत की। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। देखिए पहले अरावली आया, फिर विंध्याचल आया और फिर सतपुड़ा आया। सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो इसमें एक चीज आपको जीके के पर्पज से बता दिए कि साहब जो विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों की घाटी के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। अभी आगे हम नर्मदा नदी का डिस्क्रिप्शन आएगा, उसमें बात करेंगे कि वो कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ बहती है। ठीक है, तो हम ये इसकी चर्चा करते हैं। सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं कि मध्य भारत में जो स्थित सतपुड़ा पर्वत जो है मूल रूप से 3 भागों में डिवाइड है, कि ये मध्य भारत में फैला हुआ है लेकिन 3 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से इसमें जो आते हैं, अभी बात करते हैं इसकी कि कौन कौन सी श्रेणियां इसके अंदर आती है। तो मूल सतपुड़ा पर्वत में एमपी के बैतूल जिले के मुलतई से निकलकर ताप्ती नदी बहती है। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है, मूल जो सतपुड़ा पर्वत है उसका जो एमपी में जो बैतूल जिला है उसकी मुलतई पहाड़ी से निकलकर कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। जो कहाँ कहाँ बहती है, एमपी में बहती है यानी कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में एंड में सूरत में बहने के बाद में कहाँ गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो सतपुड़ा श्रेणी की हम बात करें, इसी में महादेव पहाड़ियां, ठीक है, महादेव नाम से पहाड़ियां हैं। उन महादेव पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन आपने नाम सुना होगा, पंचमढ़ी, एमपी का हिल स्टेशन है, वो काफी प्रसिद्ध है, वो भी इसी में स्थित है, महादेव पहाड़ियों में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी में ही एक जो है पर्वत श्रेणी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, जो सतपुड़ा महादेव की और मध्य प्रदेश की सर्वोच्च शिखर है। हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की या महादेव पर्वत की, दोनों का पार्ट है धूपगढ़, जो कि सर्वोच्च शिखर है इस क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित। सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित महादेव की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसी से फिर ये देखिए मेकाल पर्वत श्रेणी आ गई। तो मेकाल का सर्वोच्च जो शिखर है वो है अमरकंटक। जो अमरकंटक है इसकी वैसे ज्यादातर बुक्स में 1066 मीटर ऊंचाई लिखी हुई मिलेगी, कई जगह इसकी 1057 भी मिलेगी। तो जहां तक है कि ऑथेंटिक चीज अभी 1057 मैंने देखी थी तो वही मान के चल रहे हैं, पर दोनों इसलिए लिखी है कंफ्यूजन नहीं हो कि ऐसे डेटा के मामले में क्या है कि बुक्स अलग अलग राइटर्स अलग अलग चीजें लिखते हैं। तो ये जो अमरकंटक पहाड़ी है मेकाल पर्वत पर, उसकी ऊंचाई ये है, जो कि अब इसमें एक शब्द आएगा आपके कि अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप बनाते हुए सोन और नर्मदा नदियां निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है साहब कौन कौन सी, जो नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है और फिर एक आपके सोन नदी है वो भी यहीं से निकलती है। अब एक शब्द आया अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप का मतलब होता है जिस दिशा में ढाल नहीं हो उसके विपरीत दिशा में बहने कोई अगर नदी बहती है तो उसे कहा जाता है अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ढाल आपका पूरब से पश्चिम है, या ये कह लीजिए पश्चिम से पूरब की तरफ भारत का ढाल है, लेकिन ये जो नदियां हैं, नर्मदा नदी है, ये पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर की ओर बहती है, तो ये कहलाती है अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप बनाती है। इसी प्रकार सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो वो भी अपने ढाल के विपरीत बहती है, इसलिए उसे अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की बात करते हैं हम साहब, ये गुजरात की इसको जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, क्योंकि नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां उनके मध्य जो घाटी है वहां से बहती है, और ये इससे सिंचाई कई क्षेत्र में होती है, और इस नदी का जो है सिंचाई के साथ साथ जल जो पीने के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। इसके अंदर अभी हाल फिलहाल परियोजनाएं भी बनाई गई है, इसकी वजह से इसका काफी महत्व है। अभी निकलती कहाँ से नर्मदा नदी, जो छत्तीसगढ़ का जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से निकलती है। अभी मैंने बताया आपको कि अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप निर्मित करती है,
यानी कि ढाल के विपरीत बहती है। भारत का जो ढाल है वो आपके पश्चिम से पूरब की ओर है, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, बहते हुए खंबात की घाटी में गिरकर वहां पर एस्चुरी का निर्माण करती है। शब्द आता है आपके एक तो डेल्टा और एस्चुरी। डेल्टा का मतलब होता है कोई भी नदी जब बहती हुई जब समुद्र तटीय भाग में पहुंच जाती है तो धीरे धीरे वो चारों तरफ फैल जाती है क्षेत्रीय रूप में, और फैलने के बाद में वो खाड़ी में या सागर में गिर जाती है, वो कहलाता है डेल्टा। लेकिन हम बात करते हैं कि जब समुद्र तटीय भाग है समुद्र से कुछ ऊंचाई पर हो और वहां मतलब ढाल काफी ऊंचा है, उसका काफी ऊंचाई पर है, और जब नदी का पानी वहां से आकर उस ढाल के ऊपर से सीधा समुद्र में गिरता है, उसे हम कहते हैं एस्चुरी। यानी कि कुछ ऊंचाई से अगर पानी गिर रहा है तो वो एस्चुरी कहलाती है। जबकि हम बात करते हैं कि ढाल की दिशा में अगर बह रही है तो वो क्या कहलाता है आपके, वो बिल्कुल डेल्टाई क्षेत्र बनाता है। अब आगे बात करते हैं इसमें, नर्मदा नदी जो है जो जबलपुर के पास से निकलती है, तो जबलपुर के पास आकर इस नदी पर क्या है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है पूछा जाता है कई बार आपके जीके में प्रश्न ये कि साहब धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है या कौन सी नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है तो उसमें नर्मदा नदी पर स्थित है। जबकि अगर किसी स्थान की बात की जाए कि कहाँ पर स्थित है तो ये जबलपुर के पास में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो बहने के बाद में ये नदी जो है गुजरात में बहकर अंत में भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भरूच जगह का नाम है जो गुजरात में है, वहां पर जाकर कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी द्वारा गुजरात की जो है साबरमती तथा मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी को जल प्रदान करने हेतु नई योजनाएं बनी है। देखिए साबरमती नदी है उसमें जल कम हो गया है, हम बात करते हैं शिप्रा नदी की, तो शिप्रा नदी में जल बहुत कम हो गया है। तो जब नर्मदा नदी पूरी 12 मासी नदी है, इसमें 12 महीने पानी रहता है, तो इस कारण से इस नदी को उन दोनों नदियों से जोड़कर उनको पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि पीने की समस्या नहीं आए, या कोई आप सिंचाई परियोजना चला रहे हो उसमें समस्या नहीं आए, या कोई और परियोजना चला रहे हो जल विद्युत उत्पादन के पर्पज से तो उनमें समस्या नहीं आए। इस वजह से इस नदी को साबरमती और शिप्रा नदी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल ये परियोजनाएं क्या विवादास्पद है कि गुजरात और जो अन्य जो राज्य है जैसे महाराष्ट्र है वो ये कहते हैं कि साहब इस नदी का पानी केवल इस नदी में रहना चाहिए और दूसरी नदियों में नहीं जाना चाहिए, वरना इस नदी में पानी की कमी हो जाएगी तो ये नदी भी सूख जाएगी। तो ये विवादास्पद मामला है, लेकिन ऐसी परियोजना है इनको आपस में जोड़कर इंटरलिंक करके और इस पानी को दूसरे राज्यों तक भी पहुंचाने का, ताकि जल सुविधाएं बढ़ सके। और इसी नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाई गई है जो काफी बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है इस परियोजना के जरिए। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाई गई है, ठीक है। इसमें भी विवाद हुआ था कि साहब ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाई गई है ये क्षेत्र जो है भूकंप क्षेत्र में आता है। अगर यहाँ पर बांध बनाया जाता है भविष्य में कभी मान लीजिए भूकंप आता है तो आसपास के क्षेत्र जो है डूबत क्षेत्र में आते हैं और यहाँ की जनधन की हानि हो सकती है। तो ये परियोजना भी एक विवादों में होकर रह गई है। बाकी की जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे बातचीत।